हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप एमपीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो अनअकैडमी आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेके आ रहा है, जिस बैच कोर्स में आपको इंडिया के सभी टॉप के एजुकेटर्स एक साथ मिल जाएंगे। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके इस बैच कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ये अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो पहले आपको 4500 में मिल रहा था वो अभी सिर्फ आपको 899 में मिल रहा है। 80% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। और इसमें भी अगर आप रेफरल कोड यूज कर लेते हो ABRG10 तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा मौका है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने का। और आपको पता होगा कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको बहुत सारे यूनिक फीचर मिलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 28 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पेड़ों की ऊपरी सतह पर क्या पाए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से पेड़ों की ऊपरी सतह पर क्या पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है लाइकेन। अब लाइकेन होते क्या है? तो आपने देखा होगा पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ की जो स्किन होती है, उसपे ग्रीन कलर की काई जमा होती है, तो उसी को लाइकेन कहा जाता है। और ये जो लाइकेन होते हैं ये वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। जहां पर वायु प्रदूषण अधिक होगा वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाएंगे, जहां पर वायु प्रदूषण कम होगा वहां पर लाइकेन पाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल में जो उगने वाले पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं? तो देखो, मरुस्थल में जीरो वर्षा होती है। मरुस्थल में आप याद कर लो एक ट्रिक से कि जीरो वर्षा होती है, यानी कि कम वर्षा होती है। तो जहां पर जीरो वर्षा होगी, कम वर्षा होगी, वहां पे वनस्पति जो उगेगी उसको क्या कहेंगे? जीरोफाइट्स। इस तरीके से इजिली आप याद कर सकते हो इसको। अगला प्रश्न है कि पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो पौधों के लिए सबसे जो उपयुक्त मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। ये होती है दो प्रकार की, एक होती है नई और एक होती है पुरानी। तो अब जो नई जलोढ़ मृदा है उसको क्या कहते हैं? तो नई जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर। और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको क्या बोलते हैं? बांगर। और ये संपूर्ण खाद्यान्न उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। काली मृदा जो है ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, इसको रेगुर मृदा भी कहते हैं। लेटराइट मृदा चाय एवं कॉफी की फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है। और जो लाल मृदा है ये मोटे अनाज के लिए सबसे उपयुक्त होती है। याद कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो किसी भी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर है वर्षा। इसका सही आंसर क्या है? वर्षा। और हो सकता है कि कभी कभी आपको वर्षा के स्थान पर जलवायु दिया हो तो आप जलवायु पे टिक करोगे, क्योंकि वर्षा भी जलवायु की वजह से ही होती है। तो कहीं कहीं पे आपको वर्षा की जगह पे जलवायु मिला होगा ऑप्शन में, तो वहां पे आप जलवायु को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पौधे किस क्रिया के द्वारा जल अवशोषित करते हैं? तो पौधे जो है वो केशिकत्व के द्वारा जल अवशोषित करते हैं। याद कर लीजिएगा। अगर संरचना पूछी जाए कि पेड़ पौधों में जो जल का परिवहन है वो किस संरचना के माध्यम से होता है, तब ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा। देखो, क्रिया है तो केशिकत्व है, कासे क्रिया और कासे केशिकत्व। लेकिन अगर संरचना पूछेंगे कि किस संरचना के माध्यम से जल का परिवहन होता है, तब आंसर आपका होगा जाइलम। जा से जल और जा से जाइलम। अगर पूछे कि भोजन का परिवहन किस संरचना के माध्यम से होता है, तो एफ से होता है फूड और एफ से होता है फ्लोएम। वैसे तो फ्लोएम पी से होता है, लेकिन आप एफ से भी मान सकते हो कि एफ से फूड, एफ से फ्लोएम। इस तरीके से याद करेंगे। क्रिया पूछेंगे तो केशिकत्व है, संरचना पूछेंगे तो जल का परिवहन जाइलम और भोजन का परिवहन फ्लोएम के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि किसी खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा में कितने प्रतिशत की कमी होती है? तो किसी खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा में कितने प्रतिशत की कमी होती है? तो याद रखें, कमी होती है 90% की। यहाँ पे 10% नहीं होगा। 10% ऊर्जा केवल स्थानांतरित होगी और यहाँ पे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आप करेक्शन कर लीजिएगा और याद रखेंगे कि 90% की कमी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधे जो हैं वो किस गैस की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अगला प्रश्न है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? जहां पे अधिक वर्षा हो वहां पे कौन से वन मिलेंगे? तो जहां पे अधिक वर्षा होगी वहां पर सदाबहार वन मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। याद कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं, तो भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं पर्णपाती वन, यानी कि पतझड़ वाले वन। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं सबसे अधिक, तो आपका पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वोत्तर भारत हो गया, हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे आपको सदाबहार वन अधिक देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि वह क्षेत्र जहां पे गर्मियों में अधिक और जाड़ों में कम वर्षा हो, तो वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो जहां पे गर्मियों में अधिक वर्षा हो, जाड़ों में कम वर्षा हो, वहां पर किस प्रकार की वनस्पति आपको मिलेगी? याद रखेंगे, घास के मैदान। यहां पर घास के मैदान जो है वो आपको अधिक देखने को मिलेंगे।
अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का वह भाग, वायुमंडल का वह भाग जहां मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, वो क्या कहलाता है? तो वायुमंडल का वह भाग जहां पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित होता है? सही आंसर है वन उन्मूलन। वन उन्मूलन का अर्थ होता है पेड़ों को काटना। पेड़ों को काटेंगे तो पारिस्थितिकी संतुलन जो है वो प्रभावित होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ये प्राथमिक स्रोत भी है और यही एकमात्र स्रोत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र है? परितंत्र यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है घास का मैदान। जो गेहूं का खेत है या फिर जो धान का खेत है या फिर जो एक्वेरियम है, ये सभी मनुष्य के द्वारा बनाए गए पारिस्थितिकी तंत्र हैं। प्राकृतिक जो परितंत्र है वो है घास का मैदान। अगला प्रश्न है कि जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहा जाता है? तो जैव मंडल में जो एक ही जाति की संख्या है उसे कहा जाता है जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसको गलत कर देते हैं, याद रखेंगे। जैव मंडल में एक ही जाति की जो संख्या होती है उसे ही जनसंख्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी परितंत्र में शैवाल का कौन सा स्थान होता है? तो किसी भी परितंत्र में शैवाल का कौन सा स्थान होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्पादक। किसी भी परितंत्र में जो शैवाल है उसका कौन सा स्थान होता है? याद रखेंगे शैवाल का उत्पादक का स्थान होता है। अगला प्रश्न है किसी परितंत्र में मनुष्य एवं समस्त जीव क्या कहलाते हैं? किसी भी परितंत्र में जो मनुष्य हैं या फिर मनुष्य के अलावा जो और जीव हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं, याद रखेंगे, उपभोक्ता। कंज्यूमर क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी परितंत्र में बाज का कौन सा स्थान होता है? किसी परितंत्र में जो बाज है उसका कौन सा स्थान होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च उपभोक्ता। बाज सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, याद रखेंगे। ये तृतीयक उपभोक्ता में आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी परितंत्र में मनुष्य का कौन सा स्थान है? तो किसी परितंत्र में मनुष्य का कौन सा स्थान है? तो आपका सही आंसर है सर्वाहारी। मनुष्य सर्वाहारी होता है। मनुष्य शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। तो मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है, इसलिए याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पोषण, पोषण की दृष्टि से जीवाणु क्या होते हैं? तो पोषण की दृष्टि से जो जीवाणु है और जो कवक है ये सब क्या होते हैं? तो ये होते हैं अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। ठीक है। जीवाणु, कवक, ये सभी क्या होते हैं? अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के समस्त भौगोलिक परितंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? तो विश्व के समस्त भौगोलिक परितंत्रों के समूह को कहा जाता है जैवमंडल। क्या कहा जाता है? जैवमंडल। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो ये आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। इनमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।